स्वागत है आपका अमरनाथ जी की यात्रा के इस दूसरे दिन में। सुबह के हल्के नाश्ते के साथ आज हम ट्रैक करने वाले हैं शेषनाग से पंचतरनी तक, जो कि जिसका डिस्टेंस है लगभग 14 किलोमीटर। गला काफ़ी ख़राब हो चुका है ठंड की वजह से, मेडिसिन ले लिया है और कल जो हालत हुई थी ऑक्सीजन की वजह से, उसका बैकअप के लिए मैंने 12 लीटर के 2 कैन ले चुका हूँ ऑक्सीजन का, ताकि अगर वैसा हालात फिर से कहीं रास्ते में आता है, क्योंकि अभी और हाई अल्टीट्यूड पे हमें जाना है, तो ज़रूरी था वो लेना और वो मैंने ले भी लिया। बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में मिला, सरकारी हॉस्पिटल था यहाँ पे, तो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस से मिल गया। मेडिसिन कुछ नहीं है, लेकिन जो आगे का कुछ लोग हैं मेरे साथ जा रहे हैं, उनके पास मेडिसिन था और वो निकल लिए आगे। मैं थोड़ा घर पे बात करने में बिजी था और वो आगे निकल लिए, तो अभी मुझे फिर से मेडिसिन लेना होगा, क्योंकि जो आगे निकल गए वो पता नहीं फिर साथ में मिले या ना मिले। जो जम्मू में साथ चले थे वो तो कभी दिखे ही नहीं यात्रा में कहाँ गए। तो अभी आज का दूसरे दिन यात्रा प्रारंभ होती है शेषनाग से पंचतरनी तक, जो कि पिसू टॉप की तरह ही एक खड़ी चढ़ाई है, बट उतना खतरनाक हो है या नहीं है ये तो हमें आगे रास्ते में जाके मिलेगा। ये देखिए पीछे सुबह से जो है वो चॉपर का जो राइड है, तो चॉपर से लोग दर्शन करने जाते हैं बाबा बर्फानी के, वो चालू हो चुकी है। मेरे पीछे चॉपर जा रहा है और ये अब सुबह से शुरू हुआ है और शाम तक चलते रहेगा। और कल जो मैंने प्रॉमिस किया था कि ना घोड़े लेंगे ना ही पिट्ठू लेंगे, और पूरा जो ये भारी बैग मैं कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें सुनी हुई थी कि ठंड इतना ज़्यादा लगी, तो कपड़े बहुत ज़्यादा ठूस लेते हैं, और अब वो चीज़ वाकई में काम भी आ रही थी। कल तक तो लग रहा था कि ये सब ऐसे ही है, इस सब का कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ठंड बढ़ते जा रही है, और कुछ लोग बात कर रहे थे कि पंचतरनी में जो -13 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं अमरनाथ जी की यात्रा के दूसरे दिन, शेषनाग टू पंचतरनी। एक बार शेषनाग को अलविदा करने से पहले यहाँ का एक 360 टाइप सा व्यू आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब जबरदस्त। ये पीछे देख रहे हैं ग्लेशियर है, रात में ये मुझे नहीं दिखी थी बिल्कुल भी, क्योंकि रात हो गई तो ग्लेशियर कहाँ दिखेगा, लेकिन अभी जब उस पर धूप पड़ रही है और जो ग्लेशियर से चमक उठ रही है, वाह अमेजिंग है। रास्ते में खा रहे बोले कैसे हुआ, रास्ते में यहाँ पे रोटी पैकिंग भी व्यवस्था है, आप चाहे तो खाना पैक करा के भी ले जा सकते हैं। मतलब हर अलग स्टॉप पे मुझे कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब इतना ऊपर जा रहा हूँ, चीज़ें कम चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन और ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी के लोग, अभी मैं थोड़ा चाय पीना पसंद कर लेता हूँ एक बार। शेषनाग का जो सिक्योरिटी चेकअप है उसे पार कर लिया है, जो सिक्योरिटी प्रोसेस होता है उससे भी आगे निकल गए हैं, और अब यहाँ से यात्रा फुल टू जोश भोले के नाम लेके शुरू हो जाएगी। यहाँ पे थोड़े घोड़े वालों ने जाम लगा रखा है। तो शेषनाग से अभी 300 से 400 मीटर दूर आए हैं, और यहाँ आते ही यहाँ पे पास में एक ब्यूटीफुल झरने का जो है वो दृश्य मिल गया है हमें। थोड़ा झरना है लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल दृश्य है। पीछे जो है एक ब्लैक माउंटेन दिख रहा है, जिसपे आपको वाइट बर्फ भी दिख रही होगी, पता नहीं ये कैमरे में कैप्चर हो बराबर। और पीछे जो दिख रहा है आपको वो, वहाँ पे हमारा शेषनाग का कैंप, हम काफ़ी पीछे छोड़ा है, लगभग 300-400 मीटर से ज़्यादा दूरी होगा। एक और खूबसूरत व्यू का यहाँ पे दर्शन होता है, तो मैंने सोचा इसे भी फिल्म कर लेता हूँ। पास में एक नदी बहती हुई जा रही है छोटी सी, भाई इसके पास चलते हैं, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करूँगा, काफ़ी देर से चल रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पास में एक ऑक्सीजन बूथ है, और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, हल्का हवा की भी जो कमी है वो महसूस हो रही है। तो सेफ्टी के तौर पे
मैं यहीं ऑक्सीजन ले लेता हूँ। हालांकि मेरे पास ऑक्सीजन कैन है, लेकिन फिर भी जब यहाँ पे मिल रहा है तो ये यहाँ का ऑक्सीजन लेना ज़्यादा बेटर है, ताकि अपने पास जो रहे वो स्टॉक में चीज़ें अगर बनी रही तो अपने सेफ्टी के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन लेता हूँ, फिर आगे की चढ़ाई जो है वो काफ़ी ऊंची है। देवा, ये कुछ लोग जो गलत शॉर्टकट लेके आ रहे हैं, ऐसा शॉर्टकट अगर आप यहाँ अमरनाथ यात्रा में आ रहे हैं तो ना लीजिए प्लीज़। फाइनली जो शेषनाग से मैंने अपनी चढ़ाई चालू की थी पंचतरणी के लिए, उसके बीच में जो पहला स्टॉप आया है वो वालबाल टॉप आया है। और यहाँ पे जो लंगर लगा है वहाँ पे नाश्ता करेंगे। और ये पूरा ट्रैक पूरा करने में 3 किलोमीटर का जो है वो लग चुके हैं टोटल 4 घंटे। अभी दिन के बज रहे हैं 11 और जो धूप पड़ रही है चेहरे पे ना, वो पूरे चेहरे को जला रही है। जो लोग सन क्रीम लेके आए हैं उनके लिए तो बढ़िया है, मैं नहीं लाया हूँ। लंगर में कुछ खाते हैं और फिर यहाँ से जो है सबसे बड़ी चढ़ाई जो बचती है महागणेश टॉप की, वो स्टार्ट होगी, जो यहाँ से है लगभग 2 किलोमीटर की। बट वो 2 किलोमीटर में लगभग 3 घंटे लग ही जाने हैं। जय भोले की। लंगर में काफ़ी बड़ी लाइन लगी है तो, और लंगर भी काफ़ी बड़ा है, शुरू से लेके अंत तक शायद आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं लाइन में लगता हूँ, और लाइन में लगते हुए एक स्टिक पकड़ा हुआ और कैमरा पकड़ा हुआ पॉसिबल नहीं है खाना लेना, तो अभी कैमरा बंद करता हूँ और सबसे पहले खाना लेता हूँ। वालबाल टॉप से जो है मैं काफ़ी जल्दीबाजी में निकल रहा हूँ बिना रेस्ट किए हुए। यहाँ के लंगर का वीडियो भी प्रॉपर तरीके से मैं नहीं बना सका, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली अनाउंसिंग हो रही है कि जो यहाँ का मौसम है वो कभी भी चेंज हो सकता है, और यहाँ पे स्टे करने का कोई सुविधा ही नहीं है। और नाश्ते में मैंने बस यहाँ पे छोले और थोड़े से चावल खाए, और फिर महागणेश टॉप की तरफ अब निकलना पड़ रहा है। महागणेश टॉप जो है वो यहाँ से 14,800 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ है। तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो 100% श्योर हूँ मैं कि वो कम होने वाला है, और वहाँ पे काम आएगा ऑक्सीजन टैंक जो मैंने शेषनाग में लिया हुआ है। हालांकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल रहेगी, फिर भी जो अपने पास सेफ्टी है वो ज़्यादा बेस्ट है। आपको वो टॉप दिख रहा है कि नहीं, वो टॉप है महागणेश टॉप 14,800 फीट पे। और ये जो टॉप है इस यात्रा का सबसे ऊंचाई वाला जगह है 14,800 फीट पे। तो बस ये टॉप फतह कर लिया जाए, फिर देखेंगे। हेलीकॉप्टर वाले अपना यात्रा मस्त कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर की जो यात्रा होती है वो चंदनवाड़ी से शुरू होती है, और ये आपको जाके पंचतरणी में ही उतारते हैं, जहाँ का आज का जो टारगेट है वो मेरा पहुँचने का है। और पंचतरणी से क्या होते हैं, ये सुबह 6 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। सुबह 6 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये आराम से होली केव का दर्शन करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद श्रीमान, जय भोले। यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी हमारी सेफ्टी के लिए, मैंने अभी भी गलत रास्ता ले लिया है, यहाँ से गिरा तो सीधे नीचे, तो मुझे काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखना है। चलो फाइनली एक छोटा सा रॉन्ग मूव था, उसे करेक्ट कर लिया मैं। हालांकि अभी भी नीचे गिरने के तो पूरे आसार हैं, बट मैं गिरूंगा नहीं, मैं चलते रहूँगा। बस भोले की कृपा जो है ऐसी ही बनी रहे। नहीं भाई, घोड़ा नहीं लगे, मन्नत मांगी है पैदल आने की। ये जो घोड़े वाले हैं इतना परेशान करते हैं घोड़े के लिए या पिट्ठू के लिए कि आप परेशान हो जाएंगे इनसे ही। तो इसलिए मैंने एक सीक्रेट फार्मूला निकाल लिया। नहीं बाबूराव वाला सीक्रेट फार्मूला नहीं, सीक्रेट फार्मूला सीधे बोल रहा हूँ। नहीं भाई, पैदल आने की मन्नत मांगी है तो घोड़ा करने का चांस ही नहीं आता।
ये सुन के वो चुप हो जा रहा है। अच्छा फार्मूला है, अगर आप यहाँ आते हैं तो यूज़ कीजिएगा। ये जो आपको ब्लैक माउंटेन पे वाइट स्नो दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि दूध बह रहा है, दूध। और यहाँ पे थोड़ी सी स्नो जहाँ पे लोग अपना पिक्चर क्लिक करते हुए, और वो है हमारा 14,800 फीट पे महागणेश टॉप, जिसे हम MG टॉप भी बोलते हैं। तो फाइनली लगभग आखिरकार जो है वो 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हमने MG टॉप की भी जो टॉप है उस पर पहुँच चुके हैं। इधर सामने जो पीछे है वो MG टॉप का जो है कैंप लगा हुआ है। वहाँ पे जाके कुछ जो भी हल्का फुल्का खाना होगा खाएंगे, और फिर वहाँ से पंच करनी। और नहीं, लाइव नहीं है आंटी, इंटरनेट कहाँ चल रहा है कि लाइव टेलीकास्ट करेंगे। कॉल तक नहीं लग रहा है, लाइव कैसे हो जाएगा। हाँ, बाद में उसको अपलोड कर देंगे। तो बाद में अपना नाश्ता करेंगे और फिर भी पंच चढ़ने की चढ़ाई फिर भी जारी रहेगी वहाँ से। और उसके पीछे उसके पहले एक और टॉप आएगा, पोस पत्री। उसके बारे में अभी से काफ़ी सुन रहा हूँ कि वहाँ की जो लंगर की व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अभी तक जो देखा हूँ उसी से मैं हैरान हूँ कि इतने टॉप पे लंगर का जो व्यवस्था है इतनी ज़्यादा मात्रा में कैसे की जा रही है। और वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे तो और ज़्यादा है। तो जाकर देखते हैं वहाँ पे कैसा है। और साथ में मैंने पहले ही बोला था कि जब आप 14,800 फीट के हाइट पे होते हो तो यूजुअल सी बात है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा और सर दर्द काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये है ऑक्सीजन टैंक जो 12 लीटर का है, जो मैंने वहाँ पे लिया था शेषनाग पे। इसको ऐसे लगाना है और ऐसे नाक और मुंह से लो, काफ़ी ज़्यादा राहत फील होती है। यहाँ पे वैसे ज़्यादा देर बैठना उचित भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ ऊपर है थोड़ा बहुत तो फ़ोटो बनता है खींचना। इतनी ऊपर जब आया हूँ तो अब से आपको MG टॉप यानी महागणेश टॉप से जो पूरा व्यू कैसा है वो एक बार दिखा दूँ। काफ़ी ही ज़बरदस्त व्यू है और काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक व्यू भी है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और ग्लेशियर से सारे ढके हुए हैं, बर्फ़ से। अद्भुत है ये नज़ारा। मतलब जब से यात्रा शुरू की है चंदनवारी से, या फिर कहो पहलगाम से, या कहो जम्मू से, कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया या समय नहीं आया जहाँ से हमें व्यू ऐसा मिला हो, अरे यार क्या ये व्यू। हमेशा ही एक से एक बढ़ के व्यू मिलते आ रहे हैं। बोले अब जो ये पीछे कैंप है यहाँ पे जाना है। जो मेरी सांस है वो काफ़ी ज़्यादा फूल रही है। यहाँ पे आपको पीछे में जो है रेड रिबन दिखेगा, इसके पास में जाना मना है, वहाँ दूर तक लगाया गया है ये, क्योंकि उसके नीचे आप सीधे जाएंगे ऊपर। ये है MG टॉप का बेस कैंप, जहाँ पे आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। और साथ में ये सामने वाला जो है वो है आपको मेडिसिन डिपार्टमेंट, और ऑक्सीजन मिल सकता है। मैंने थोड़ी मेडिसिन एडवांस में ले रखी है। और ये हमारा ऊपर है इंडियन आर्मी का कैंप। ये ऊपर इंडियन आर्मी का ही कैंप है ना, ऊपर इंडियन आर्मी का कैंप है, नीचे भी इंडियन आर्मी का कैंप है। और अब यहाँ से जो चढ़ाई बचती है पोस पत्री के लिए, वो थोड़ी सी ढलान पे है। थोड़ी सी क्या, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही ढलान पे लग रही है। तो यहाँ से जो पोस पत्री तक का ट्रैकिंग है वो काफ़ी आसान लग रहा है मुझे। तो काफ़ी देर बाद अमरनाथ जी की यात्रा में कुछ चीज़ आसान दिख रही है, और वो है MG टॉप से पोस पत्री का जो डिस्टेंस है। मैं अभी साथ में इमली खा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। बचपन के दिनों के कुछ चीज़ें याद आ गई कि वो जो हम इमली खरीदते थे और फिर उसका जो खोपड़ी होता था ऊपर का, जो भी होता हो, उसे फोड़ के और वो जो ताज़ी ताज़ी इमली निकलती थी उसमें, वो खाना आहा हा, मज़ा आ जाता था। हालांकि इस इमली में इन लोगों ने थोड़ा सा चीनी भी मिक्स कर दिया है, तो इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी कमाल का आ रहा है। और इन्होंने इमली इसलिए दिया था ताकि जो ऊपर चढ़ाई है MG टॉप की, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिले, और वो वाकई में वो राहत दे भी रहा है। तो मैंने काफ़ी सारा इमली ले भी लिया था, और वो ऑरेंज वाली टॉफ़ी भी ली थी, मैंने उसको वीडियो में दिखाया भी था आपको। तो बस
अब यहाँ से पोसपत्री वहाँ जाके अच्छा खासा भोजन करूँगा, थोड़ा 20 मिनट रेस्ट करूँगा और फिर पोसपत्री से पंचतरणी शाम के 7-8 बजे तक पहुँचने का अपना टारगेट है। देखता हूँ कब तक इसे मैं अचीव कर पाता हूँ। और पंचतरणी पहुँच के आराम से रेस्ट करेंगे और कल सुबह आराम से पंचतरणी से 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है अपने बाबा बर्फानी का, उनका दर्शन करेंगे और फिर बालटाल वाले रास्ते से नीचे उतरेंगे। अब इस रास्ते से तो आऊँगा नहीं, ऑलरेडी 32-33 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो चुकी है इस रास्ते पे, तो अच्छा रहेगा 32-33 या शायद 34 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो चुकी होगी, तो अच्छा रहेगा बालटाल वाले रास्ते से मैं नीचे उतर जाएगा, जो शायद 12 या 13 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। तो वो एक दिन में ही उतर जाऊँगा 12-13 किलोमीटर और फिर बालटाल में एक रात स्टे करके नेक्स्ट डे का जो प्लान होगा वो शायद मैं सोच रहा हूँ कि जब इतना दूर आया हूँ तो वैष्णो माता के भी दर्शन करते ही जाऊँ, लेकिन देखता हूँ कैसा प्लान बनता है। ये रास्ता जो है काफ़ी समतल रास्ता है। आपने अब तक जो रास्ते देखे होंगे वो सारे स्ट्रेट ऊपर की तरफ थे, 70 से 80 डिग्री टॉप। एमजी टॉप से पोसपत्री की तरफ नीचे उतरते हुए काफ़ी खूबसूरत व्यू मिला है, तो सोचा पानी में खड़े होकर थोड़ा जूता साफ़ कर लिया जाए। जूते पे काफ़ी धूल जम चुकी है और वैसे भी जूता वाटरप्रूफ है तो अंदर पानी जाने वाला है नहीं, लेकिन व्यू जो है यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त है। जहाँ पे भी व्यू मुझे ज़बरदस्त मिल रहा है और मैं वहाँ बैठ कर थोड़ा सा रेस्ट कर ले रहा हूँ, जबकि रेस्ट करने का अगर वहाँ मन नहीं भी है फिर भी ऐसा भी फिर दोबारा मिलने वाला है नहीं। तो जो चीज़ दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्या पता दोबारा अमरनाथ की यात्रा पे आए या नहीं आए। वैसे भोला की कृपा होगी तो ज़रूर आएंगे दोबारा भी, बट कमाल का व्यू है यहाँ पे। अच्छा, वो बर्फ़ के ऊपर कुछ लोग जाके ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऐसी बेवकूफ़ी आप मत कीजिए, क्योंकि ऊपर जाने में अगर आप नीचे गिर गए तो बर्फ़ के तो दर्शन ना होंगे, ऊपर वाले के दर्शन नहीं तो हॉस्पिटल के दर्शन जरूर हो जाएंगे। इस छोटे से झरने के पास एक मुझे पत्थर मिल गया, मैं इस पे बैठ गया हूँ, लेकिन ऐसे जगह पे बैठना भी थोड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्या पता ऊपर ग्लेशियर के ऊपर बारिश हो, हमें पता भी ना चले, इतना पानी आए और बहा के ले जाए। लेकिन मेरी जो नज़र है वो झील की तरह ऊपर पानी के धार पे लगी हुई है, साथ में फ्रंट कैमरे में दिख भी रहा है। जैसे भी पानी के धार तेज़ होगा मैं खरगोश की रफ्तार से बाहर निकल जाऊँगा। मजाक था बिल्कुल। बहुत रेयर है कि पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ी से आए। यहाँ पे काफ़ी पीछे जगह है जहाँ आप आसानी से भाग के निकल सकते हैं। जब आप यहाँ से नीचे उतरते हैं तो थकान तो बिल्कुल नहीं होती, जैसे आप ऊपर चढ़ने में आपको सांस फूलने लगती थी या फिर ऑक्सीजन की कमी आपको फेस करना पड़ता था। यहाँ पे थकावट बिल्कुल नहीं है, थकावट का नामो निशान नहीं है। लेकिन जब आप नीचे उतरते हैं, देखिए लोग जैसे नीचे उतर रहे हैं, तो आपको जो ये आपका स्टिक है इसको ऐसे नीचे रखना है और फिर आगे बढ़ना है। नहीं तो अगर आप स्टिक ऐसे बगल में रख के चलते हैं और अगर मिस्टेक से वो फिसल गया तो फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे। ये काफ़ी नीचे है और सामने हमारा पोसपत्री का जो है वो कैंप दिख रहा है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा भंडारा लगा हुआ है, ऐसा रास्ते में से सुनते हुए आ रहा हूँ। चलिए वहाँ पे देखते हैं भंडारा कैसा लगा हुआ है। कुछ लोग तो आर्मी वाले बता रहे थे वहाँ पे 56 भोग का भंडारा लगा हुआ है। मतलब हमेशा नामुमकिन चीज़ें ही सुनने को मिल रही हैं। 56 भोग का भंडारा लगाना आसान नहीं होता है। दिल्ली के घरों में रह के तो कभी 56 भोग का भंडारा मिलता नहीं है। 56 भोग क्या 21 भोग भी मिलना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ देखते हैं सच में ये चीज़ है या नहीं है। यहाँ का वेलकम तो वाकई शानदार है। विराजमान है इस स्थान को पोसपत्री के नाम से जाना गमले में कमाल के फूल लगाए गए हैं घोड़े पिस्टल वाला ये और आपको काफ़ी शानदार वाकई में लुक है यहाँ का। क्या भाई, यहाँ का लुक कैसा लगा? बढ़िया है ना? वाह यार, वाकई में ब्यूटीफुल। ऐसा वेलकम तो किसी भंडारे पे नहीं हुआ था। जय हिंद सर। वैभव अग्रवाल जी जो गाजियाबाद यूपी से आए हुए हैं, अगर आप इस आवाज़ को सुनते हैं तो अपने साथी अर्पित अग्रवाल जी से यहाँ पे एक अच्छा खासा रेस्ट करने का रूम है जहाँ पे सारे रेस्ट कर रहे हैं।
हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी हो रहा हो, बाद में चेक करता हूँ। अंदर का व्यू दिखाता हूँ पहले। कारपेट के ऊपर बैठे हुए यहाँ पे सामने काफ़ी सारे लोग जूते चप्पलों को इतने थके हुए हैं MG टॉप से आने के बाद। पहन कर यहाँ पे मस्त अपने बैग का तकिया बना के और मस्त सो गए हैं। अच्छा, वहाँ पे कपड़े भी ड्राई क्लीन हो रहे हैं। जो भंडारा है ये श्री शिव सेवक दिल्ली, और ये 26वां भंडारा है इनका। भाई साहब मतलब अमेजिंग, कंटिन्यूटी इसे बोलते हैं। भंडारे को कंटिन्यू रखा गया। और आपकी यात्रा मंगल में आनंदमय। यहाँ पे एक है भगवान शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, सबका एक बहुत अच्छा स्टैचू है, पंडाल बना हुआ है और जो भी शिखर कमाल का व्यू है। जिनसे भक्तों ने भंडारे में जितने भी आइटम्स हैं, सारे आइटम्स को, एक आइटम नहीं छोड़ूंगा मैं, सारे आइटम्स को 1 बाय 1 शो करता हूँ आपको कि क्या क्या मिल रहा है इस भंडारे में। शायद इस भंडारे में इतने अच्छे आइटम्स मिल रहे हैं कि लोग यहाँ खा खा के और आराम फरमा रहे हैं और अपना जो आगे का जो यात्रा है उसे थोड़ा डिले कर रहे हैं। तो शायद मैं भी इन लोगों में से एक बन जाऊँ खाने के बाद, अगर इतना ज़्यादा अच्छा खाना मिल रहा है यहाँ पे तो। यहाँ से जो है शुरू होता है, मैं कहूँगा सबसे विशाल भंडारे का आइटम, जो आप यहाँ से देखना चालू करेंगे आपके होश उड़ जाने हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ मिलते हैं दल फ्रूट्स के आइटम। यहाँ पे ये भुना हुआ बादाम है ना सर जी, और ये है खजूर, और ये गाजर का मुरब्बा, और ये सेव का भी मुरब्बा अवेलेबल है यहाँ पे, और ये तो आंवले का मुरब्बा है। जय बोले। ये चावल की खीर है, और ये घिए की खीर है, और ये है आपको नाम मैं भूल रहा, सेवैया की खीर, और ये ओके कस्टर्ड है, ये कस्टर्ड है ये, और ये भाई जी तिल और गुड़ की बर्फी, और ये सिर्फ तिल की बर्फी, तिल के लड्डू, ये नारियल का लड्डू, जय बोले, और ये भी नारियल का लड्डू, ये वाइट लड्डू, ये येलो लड्डू, और ये लौके की, मैंने कभी लौके की लड्डू नहीं सुना था, लेकिन यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। और ये भाई जी क्या पेठा, मतलब एक तो वो सफ़ेद पेठा आता है, ये येलो पेठा है, और ये भाई जी पान खजूरी, ये पान खजूरी, और ये है आपको ढोकला, ओके, और ये भी है कुछ गुजराती फूड जैसा है ये, और ये आपको भेल टाइप का है, भेल है ये। यहाँ पे आपको स्वीट कॉर्न मिल रहा है। नेक्स्ट आइटम की ओर बढ़ते हैं, तो ये आपको भुना हुआ चना, यहाँ पे मिल रहा है आपको उत्तपम, साउथ इंडियन उत्तपम है ना, क्या अच्छा सॉरी ये चिल्ला है, और ये है इडली, ओके सॉरी, और ये सांभर है ये, और ये है उत्तपम मैं एक ही बार खाया हूँ जीवन में, और यहाँ भी उत्तपम मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपको उत्तपम के बाकी सारे रेसिपी दिख जाएंगे। और जय बोले, यहाँ पे क्या क्या आइटम मिल रहा है आपको? पाइनएप्पल, आलू, शकरकंद और आलू और मशरूम, ये सारे यहाँ पे आपको जो स्नैक्स हैं वो मिल रहे हैं, और वो भी बिल्कुल तंदूर पे बने हुए जो आपको होटल्स में मिलते हैं। यहाँ पे ये क्या है भाई जी, क्या सूप के लिए टमाटर सूप के साथ यूज होता है, टमाटर सूप यहाँ पे अवेलेबल है, और ये उसके मसाले वेजिटेबल सूप जो नाम में कन्फ्यूज है। और ये है मोमोज, भैया एक बार दिखा दोगे? वाह भाई, गोल गोल और बिल्कुल ताज़े मोमोज हैं। तो अभी तक कितने आइटम हुए ये मैं बाद में वीडियो में स्काउट कर लूँगा। और अब आते हैं फल के आइटम की तरफ, उसकी भी कोई कमी नहीं है।
बिल्कुल ही मीठा है। फ्रूट्स में यहाँ पे मिल रहे हैं आपको एप्पल है, आम है, आपको लालमी जिसे बोलते हैं, हाँ, पाइन एप्पल है, वो क्या है भाई जी? क्या? आड़ू। आड़ू, ठीक है, आड़ू का नाम मैं जानता हूँ। ये आपको मिल गए यहाँ पे केले, सेब, ये क्या है? मिनी सेब, चेरी। ये फिर से आपको मिल जाते हैं, नाशपाती है नहीं, नाशपाती। और ये क्या है? इमली। इसी इमली की मैं बात कर रहा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, जो बचपन में इमली आती थी, इसे फोड़ के अंदर से खाते थे और उसका स्वाद ही अलग हो जाता, वो इमली है ये। और ये क्या है? क्या? ओके, कुछ तो नाम है इसका। और ये आलू बुखारा, पोटैटो फीवर। तो और ये है आपको खीरा और गाजर है ना? खीरा और गाजर है। और ये चाप की सब्जी है ये। ओके, ये ट्राई करूंगा मैं। और ये जी कड़ी पकौड़ा। सर जी यहाँ पे कोई आइटम है जो अवेलेबल नहीं है? सारे आइटम भरे पड़े हैं, है ना? और ये छोले। और ये गुजराती बीन्स है ये? गुजराती राजमा भी। और ये गया जी गुजराती दाल मैंने कभी ट्राई नहीं की, इसे ट्राई करूँगा ये ब्लॉग के बाद। और ये आपको मिक्स वेज और ये तंदूर रोटी, ये नान है, ये तवा रोटी, ये रुमाली रोटी है। ये रुमाली रोटी है, ये नान है, तवा रोटी, ये दोनों नान है। मैंने बीच रास्ते में देखा था बड़ा सा मटका वो लोग ढो के ला रहे थे, ये नान बनाने के लिए, है ना? तंदूर के लिए, तंदूर में बन जाएगी। ओके। और दाल मखनी। ओके, ये तो राइस है, ये राइस है, प्लेन राइस। और ये ड्राई फ्रूट राइस। और ये पुलाव है। ओके, और ये तो इसे हम लोग वो बोलते हैं पॉपकॉर्न, मतलब है। ओके, गांव में हम लोग इसे पुपिया बोलते हैं। और क्या क्या आइटम्स अवेलेबल है? ये आपको थोड़ा स्नैक्स बिस्किट्स मिल जाते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के। और ये यहाँ पे आपको टोस्ट मिल जाता है, और अलग अलग टोस्ट हैं। ये तो एक रस्क नाम से आता है, आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पे पाव भी है और रस्क भी है। अनबिलीवेबल है, मैं तो खुद गिनते थक गया इसे। यहाँ पे क्या दे रहे हैं भैया साहब आप? कॉफ़ी और ग्रीन टी भी। भैया जी यहाँ पे कॉफ़ी और ग्रीन टी दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं। जय बोले आप। जैन सर जी, यहाँ पे चैनल का नाम क्या होता है? चैनल का नाम फ्री नोमैड गाय। हाँ जी, अभी नया बनाया है। ठीक है। पहला वीडियो इसी का आएगा, अमरनाथ यात्रा का। ठीक है, मैं चेक कर दूँ। हाँ बिल्कुल। क्या नॉर्मल? फ्री नोमैड गाय। नोमैड मतलब आपको हो गया कैसे बंजारा टाइप से। हाँ जी। दूसरे साइड के भंडारे में आपको शुरू होता है ये बुनिया है, और साथ में मिक्सचर है ना, ये बुनिया मिक्सचर खट्टा मीठा लगेगा। और ये है आपको केक्स टाइप से मिल रहे हैं, ये चना। और ये है आपको बेसन की बर्फ़ी। ये क्या हजमोला है? और ये टॉफ़ीज़ हो गए। ये क्या है सर जी? क्या? गाजर का मुरब्बा। ये उधर भी अवेलेबल था। और ये आंवले का मुरब्बा, ये भी अवेलेबल था। ये अचार है, किस चीज़ का? नींबू का अचार। और इसमें क्या दे रहे हैं? चने की सब्जी। और यहाँ पे आलू का पराठा मिल रहा है। जय बोले। लोग जो यहाँ पे सेब्स हैं वो बनाने में ही काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पे क्या आइटम है मुझे पता नहीं, कुछ बड़ा सा टोस्ट जैसा दिख रहा है। और आप एक बार अरेंजमेंट तो देखो, बड़ी से बड़ी शादियों में ऐसी अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलती। जय बोले। मैं आ गया वापस यहाँ पे, इस बार फिल्म कर रहा हूँ। क्या नाम बताया था आपने इसका? चाप रोल, वेज चाप रोल। मैं एक बार ये खा चुका हूँ पहले यहाँ पे आके, और जो टेस्ट है इसका वो आप रेस्टोरेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, उसके नेक्स्ट लेवल है। तो एक बार और खाऊंगा मैं। एक चाप रोल मुझे दे दिए सर जी, अगर ठंडा हो तो, ज़्यादा गर्म तो हाथ जल जाएगा। नहीं वो, और वो क्या है जी? मशरूम पनीर टिक्का। मशरूम पनीर टिक्का। ये सामने जो है आपको मशरूम पनीर टिक्का मिल रहा है। और ये चाप डिमांड लिया है, वेज चाप रोल। जबरदस्त।
रुआबजा और बादाम शेक भाई जी पिला रहे हैं। कहाँ से हैं भाई जी आप? दिल्ली से सर। मैं नहीं पीऊँगा वैसे, बादाम शेक पी लेता हूँ। चलिए, दिल्ली से हैं भाई साहब और मैं भी दिल्ली से। तो भाई साहब ने जो दे दिया वो पीना अपना फर्ज बनता है। मैं अभी तक पैन केक ही चबा रहा हूँ, डिलीशियस। सॉरी, वो कुछ भेज करके था, मैं नाम ही भूल गया, इतने सारे आइटम्स हैं। अच्छा, आम पन्ना भी मिल रहा है, आम पन्ने का जूस, साथ में आपको ग्लूकोज और नींबू पानी। एक बार नींबू पानी भी पहले पी चुका हूँ मैं, जब आइटम्स की इंक्वायरी कर रहा था एक तरह से। एक बार और नींबू पानी नहीं पीऊँगा, ग्लूकोज ही पीऊँगा। बादाम शेक पी लिया, बिल्कुल शालीनता से कप को जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ पे रख दो। बस ये लास्ट पेय पदार्थ है जो मैं पी रहा हूँ। उसके बाद मैं खाना खाऊँगा, जितना आइटम खा सकता हूँ उतना खाऊँगा, क्योंकि आगे 4 किलोमीटर जाके तो सोना ही है। जो होगा वो देख लेंगे। वहाँ पे अपना सरकारी हॉस्पिटल भी है, पता नहीं वहाँ पे भले सामान रहे या ना रहे, है तो सरकारी हॉस्पिटल। यहाँ सामने लगी है चॉकलेट की स्टोर, और आप देखेंगे चॉकलेट में कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, आप खुद गिनते गिनते हैरान हो जाएंगे। कितनी प्रकार की टॉफ़ीज़ हैं? 26 प्रकार की होगी। टोटल 26 प्रकार की टॉफ़ीज़ लगी हुई हैं यहाँ पे। मतलब ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज़ है। इतना ऊपर इतना सारा वैरायटीज़ की चीज़ें अवेलेबल कराना मतलब अनबिलीवेबल है। मैंने काफ़ी सारा खाना खा लिया, कई सारी आइटम्स मैंने ख़त्म। यहाँ से जो अगली चढ़ाई करनी है वो करनी है आपको, मेरे ख्याल से जो है पंच टर्नी की, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर जो सफ़र है लगभग 1.5 से 2 घंटा में कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर चढ़ाई मिलती है तो। लेकिन लोग बता रहे हैं यहाँ पे चढ़ाई नहीं मिलेगी। अगर चढ़ाई नहीं मिलती है तो उसे 2 घंटे में तो कंप्लीट कर ही देंगे, और 2 घंटे क्या 1.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अगर चढ़ाई मिलती है फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। भंडारे में काफ़ी अच्छा और लजीज खाना खाने के बाद मैं भोजपत्री से निकल गया हूँ आगे, और मैं कुछ भंडारे के बारे में जो मुझे पता चला वहाँ पे मैनेजमेंट से जो बात किया मैंने, और जो बातें मुझे वहाँ पता चली, सोचा उसके बारे में एक बार आपको जानकारी देनी काफ़ी ज़रूरी है। आपने देखा कई सारी आइटम्स अवेलेबल है, इतनी सारी आइटम्स है कि शायद कोई खा भी नहीं सके, कितना भी बड़ा पेटू हो वो नहीं खा पाएगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या पता चली कि ये लोग 3 महीने पहले से यहाँ पे आते हैं और इसकी प्रिपरेशन चालू करते हैं। एक बात और, उन्होंने जो बताया मुझे कि 2018 तक जो यहाँ पे था वो 156 भोग लगता था, मतलब 156 खाने के आइटम्स। बट बाद में क्या हुआ, श्राइन बोर्ड ने कई सारे आइटम्स को जो है वो बैन कर दिया, जैसे कि जो इन्होंने बताया गोलगप्पे बैन कर दिए, सैंडविच बैन कर दिया, और क्या बताया था, सैंडविच के अलावा पिज़्ज़ा बैन कर दिया। ये सारे आइटम्स यहाँ पे पहले अवेलेबल होते थे, और भी कई सारे आइटम्स हैं जो उन्होंने बैन कर दिए, उसके बाद भी इतने सारे आइटम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मतलब आप सोच रहे हैं 2018 तक जो 156 भोग की बात हो रही है, मतलब बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है ये। और ये सब जो पूछा मैंने कैसे पॉसिबल कर पाते हैं आप लोग, तो बोले सब भोले की कृपा है। मतलब एक नामुमकिन चीज़ जो आप कर रहे हैं उसका जो श्रेय है वो सारा आप भोले जी को दे रहे हैं। ये तो आपकी जो एक दया की भाव है वो और आस्था जो है वो आप सारा क्रेडिट उसका भगवान को दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो था मैं भंडारे के बारे में आपको बताना चाह रहा था। मैंने भी कई सारे आइटम ट्राई किए और तब तक कई सारे आइटम मैं खाया जब तक मेरा पेट पूरा भर नहीं गया। फिर बाद में मैंने आराम से झरने के पास थोड़ा सा विश्राम किया, और वहाँ से विश्राम करने के बाद अब निकल पड़ रहा हूँ मैं पंचतरणी की तरफ, जहाँ पे मैं आज रात में रुकूंगा और कल सुबह वहाँ पे पक्का नहाऊंगा। और नहाने के बाद जो होगा बाबा जी के दर्शन होंगे। असली मज़ा जो है वो तो इन हेलीकॉप्टर वालों का या चॉपर वालों का कहो एक तरह से है। ये चंदनवारी से फ़्लाइट लेते हैं, आधे घंटे के अंदर पंचतरणी 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं, बाबा जी का दर्शन किया, फिर हेलीकॉप्टर लिया और वापस चंदनवारी, फिर वहाँ से उनको जहाँ डेस्टिनेशन पड़ता है वहाँ निकल जाते हैं।
तो अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ का जो रास्ता है पंचतरणी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ढलान पे है। ये जो हाथ है ये जल के जो धूप आ रही है ना वो पूरी तरह से लाल हो गई है। स्किन का पता नहीं इधर का क्या हाल चाल है, वो जब मैं वीडियोस देखूंगा तब पता चलेगा। बाकी मैंने इतना तो ढक लिया है। कुछ लोग को मैंने देखा उनका पूरा जो ये फेस था वो लाल हो गया था, मतलब इतना सनबर्न हो रहा है। तो उसके लिए जो क्रीम आती है वो लेके आना ज़रूरी है। मैं भूल गया था, हालांकि मुझे लोगों ने बताया था जब मैं अपना मेडिकल टेस्ट कराने गया था MMG हॉस्पिटल में, तो उन लोगों ने बताया कि कोल्ड क्रीम और सन क्रीम लेके जाना ज़रूरी है, बट मैं वो भूल गया। अब जो छूट गया वो छूट गया, क्या कर सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें अगर आप अमरनाथ जी की यात्रा में आ रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से मैं अपनी ट्रैकिंग चालू करता हूँ पंचतरणी की। और कुल मिलाकर 2 दिन और 26 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद, जो कि काफ़ी ही ख़तरनाक और मुश्किल से भरा रहा, पहली बार ऐसा हुआ है अमरनाथ जी की यात्रा में कि हमें एक सपाट रोड मिली है, और वो भी कितनी देर के लिए, मात्र आधा किलोमीटर के लिए ये रास्ता है। मैं पहुंच चुका हूं पंचतरणी। शाम के हो रहे हैं 7:15। तो जो 14 किलोमीटर का ये जो ट्रैक पूरा किया है हमने, वो पूरा किया है आपको कुल मिला के 12 घंटे और 15 मिनट में। सुबह 7 बजे ट्रैकिंग चालू की थी। MG टॉप के बाद जो ढलान वाला रास्ता आया वहाँ से मैं काफ़ी स्लो हो गया, आराम करते हुए आया और खाते पीते आया। जो पोस्ट पत्री था वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खाना खाया, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी रुक कर चल रहा था, आराम कर चल रहा था, क्योंकि पता है ज़्यादा खाना खा के आप ज़्यादा चल नहीं सकते। तो अभी पीछे बड़ा सा जो है आपको कैंप दिख रहा होगा, और रास्ते में मुझे एक टेंट लगाने वाले भाई साहब मिले थे। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि भाई साहब ये टेंट में जो काफ़ी सारे धांधली हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बताओ। वो बोले कि बस जो वाइट कलर का टेंट है पंचतरणी में उसमें बिल्कुल ना रुको, वो सारे झोल झपाटे वाले जो हैं वो टेंट है। केवल जो ग्रीन कलर के टेंट बने हुए हैं उसमें रुको। और फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे आखिरकार कितने लोगों की रहने की कैपेसिटी है, और वो जो कैपेसिटी उन्होंने बताई, जय बोले, वो जो उन्होंने कैपेसिटी बताई वो सुन के मुझे फिर से एक बार वही मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हर चीज़ ही नामुमकिन जो है वो पॉसिबल हो रही है। यहाँ पे 1 लाख प्लस यात्रियों का ठहरने की व्यवस्था है पंचतरणी में। अमेजिंग है ना। तो फाइनली चलते हैं, और बस अब कल जो है 2 दिन का जो मेहनत है और 26 किलोमीटर की जो इम्पॉसिबल एक ट्रैकिंग थी, वो जो कहे कल उसका फल मिलने वाला है। क्योंकि कल हमें बाबा बर्फानी का जो है वो दर्शन होगा, और वो भी ऐसे नहीं कि वो नज़दीक है, हमें उसके लिए 6 किलोमीटर चलने पड़ेंगे। 6 किलोमीटर चलने के बाद बाबा बर्फानी का जो है दर्शन होगा, और 3 किलोमीटर चलने के बाद जो है आपका काफ़ी जो भी सामान है, कैमरा और मोबाइल फ़ोन, वो सारा जमा हो जाता है, ताकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्या सिक्योरिटी रीजन है उसका मुझे नहीं पता, और शायद जब वहाँ पहुँचूँ तो पता चले। हर कोई जो चॉपर से भी आता है वो यहीं उतरता है, और उसको भी 6 किलोमीटर पैदल चलने पड़ते हैं, और कोई चारा ही नहीं है। तो अभी जाएंगे, और सबसे पहले तो हाथ मुंह को धो के पहले अच्छे से फ्रेश होंगे, और काफ़ी सारा धूल मिट्टी जो है ना वो पैंट पे और सर पे चढ़ चुका है। वो वहाँ गर्म पानी लेंगे और उसी धोएंगे। ठंडे पानी से तो भाई जीवन ही चला जाए अगर धोना स्टार्ट कर दिए तो। और वहाँ पहुँच के सबसे पहले टेंट बुक करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन पर ट्रस्ट किया जा सके तो शेयरिंग वाला ही टेंट बुक करूँगा। सिंगल टेंट तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। और यहाँ आसपास क्या ग्रीनरी देख रहे हो ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार मैं दिखा दूँ, बहुत दूर तक है, और काफ़ी सारे टेंट भी लगे हुए हैं इधर, कमाल का है। ये अपना आधे किलोमीटर का बढ़िया वाला रास्ता है। और बस चलिए अब कैंप में पहुँच के आपको दिखाता हूँ क्या क्या है वहाँ पे सुविधा।
स्वागत है आपका एक बार फिर से अमरनाथ जी की यात्रा के तीसरे दिन में। सुबह के बज रहे हैं 6 और पंचतरणी से निकल चुका हूँ मैं लगभग 1 किलोमीटर आगे। जो बाबा का दर्शन है वो बस मात्र 5 किलोमीटर बचा हुआ है। जितने सारे भक्त लोग आए हैं वहाँ पे सारे इतने एक्साइटेड थे कि वो सुबह सुबह 4 बजे ही निकल गए। और मैं काफ़ी लेट था क्योंकि मैं सोच रहा था थोड़ा कैमरा चार्ज कर लूँ, लेकिन वो फिर हो भी नहीं पाया। टेंट वाला ने जो है वो बहुत बड़ा चूना लगाया। जब टेंट बुक किया मैंने तो उस समय लाइट भी था, चार्जिंग पोर्ट भी था, सब चीज़ काम कर रहा था। और जैसे पैसे लेके टेंट का जो ऑनर था वो बाहर निकला तो लाइट भी गायब और ना कैमरा चार्ज हो पाया ना ही फ़ोन चार्ज हो पाया। तो आज जो है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 2 दिन का जो थकान है और जो मेहनत से इतनी दूर आए हैं उसका आज फल मिलने वाला है। और पीछे का जो व्यू है वो काफ़ी कमाल का है। और आगे जो अभी जा रहे हैं उसका व्यू भी कमाल का है। तो अभी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे जो है वो कैमरा, फ़ोन और बैग ये सारे जमा हो जाएंगे। और जमा होने के बाद 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग और करनी पड़ेगी होली केव के लिए, जहाँ पे हमें बाबा बर्फानी का दर्शन होगा। और फिर उसके बाद बालटाल के रास्ते मैं पकड़ लूँगा और सीधे बालटाल उतरूँगा। और वो उतरने के लिए लगभग 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, वो पूरी हो जाएगी। देखता हूँ कब तक दर्शन हो पाता है भोले बाबा का। उसके बाद लगभग वहाँ से 3-4 घंटे या 5 घंटे लगेंगे नीचे उतरने को। पंचतरणी से निकलने के बाद जो रास्ते दिखे थे ऐसा लगा था बहुत ही आसान रास्ता है, लेकिन मात्र 1.5 किलोमीटर दूर आने के बाद ही जो अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा है और जो उसकी मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से सामने दिखने लगी हैं। और आप देखिए एक बार फिर से जो खड़ी चढ़ाई हमें करनी है वो काफ़ी मुश्किल होने वाली है। वहाँ पे दूर नीचे लगी है अपने आर्मी का जो कैंप है, वो नीचे से चल के ऊपर आते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। साथ में आपको कुछ लिखा हुआ दिख भी रहा होगा वहाँ पे, और भी कुछ तो लिखा हुआ है वहाँ पे, और इतना दूर है कि साफ दिख नहीं रहा। अच्छा, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है नीचे, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है नीचे। 1 मिनट, ये गिरेगा तो नहीं? ये काफ़ी ढीला है, हिल रहा है, तो इसको पकड़ के खड़ा ना रहे। ये जो पीछे से एक रास्ता आ रहा है वो है बालटाल वाला रास्ता। इन्होंने सुबह में अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की होगी और बस अभी ये बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच गए। बालटाल वाले सेम डे चढ़ाई करते हैं और सेम डे बाबा बर्फानी के दर्शन करके नीचे उतर जाते हैं। क्योंकि डिस्टेंस ही कितना है, लगभग 12 किलोमीटर, 12 24 टोटल हो जाएगा। 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी 14 और 14 28 किलोमीटर का डिस्टेंस। और ये हमारी चढ़ाई ही सिर्फ हो जाती है 34 किलोमीटर या 32 किलोमीटर की। क्या 35 मान लें, है ना? बट मैप पे वही दिखाता है 32 या 34। बट काफ़ी घूम तो ही जाते हैं हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में ना। अच्छा, बालटल वाला रास्ता वो है ना? असली रास्ता वो है, असली रास्ता बालटल वाला वो है ना? वो हल्का फुल्का कुछ लैंडस्लाइड हुआ होगा तो रास्ता बदल के भी यहाँ कर दिया। ये तो बहुत वो है बालटल वाला रास्ता, बहुत आसान रास्ता लग रहा है देखने से। बहुत आसान था। तभी तो बालटल वाले एक दिन में चढ़ के एक दिन में उतर जाते हैं। यहाँ पे जमा करना पड़ेगा फ़ोन और बैग। हालांकि ऊपर भी जमा हो रहा था बट मैंने नीचे जमा कर दिया क्योंकि ऊपर का जो रास्ता है चढ़ने का वो काफ़ी ज़्यादा
डिफ़िकल्ट था। लगभग 2.5 दिन के रोमांचक भरी इस यात्रा को अब समय आ गया है अलविदा कहने का। बैग और कैमरा तो काफ़ी नीचे ही मैंने जमा कर दिया था, क्योंकि जो ऊपर की चढ़ाई थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी और बैग के साथ वो करना काफ़ी नामुमकिन सा था। बट जब मैं होली केव में पहुंचा और बाबा बर्फानी के दर्शन किए, वहाँ पे कई सारी चीज़ों को जानने को मिला, सुनने को मिला। जैसे कि पहाड़ों पे जो शिव जी के पैरों के 2 बड़े बड़े निशान बने हुए हैं, 5 पांडवों की चोटी देखने को मिली, और साथ में जो चंद्रमा का निशान बना हुआ है चोटी पे वो देखने को मिला। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कहानी मुझे पहले से पता थी कि जब शंकर जी ने पार्वती जी को अमरत्व की कथा सुनाई थी गुफा में, तो वो तो सो गई थी, कहानी पूरी नहीं सुनी थी। बट 2 वाइट कबूतर जो थे उन्होंने वो कहानी सुनी थी और वो अमर हो गए थे। और वो 2 वाइट कबूतर मुझे वाकई में वहाँ देखने को मिले। और कोई चिड़िया वहाँ पे देखने को नहीं मिली, लेकिन 2 वाइट कबूतर, जोड़े वाइट कबूतर, दोनों एक साथ थे और वहाँ पे बैठे थे। और एक कोने से उड़ के दूसरे कोने पे जा रहे थे, दूसरे कोने से उड़ के फिर जी अलग कोने पे जा रहे थे। तो वो सबको देखने की मिली। एक चीज़ और, वहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउ तो नहीं है, लेकिन कुछ यूट्यूब पे जो यूट्यूबर हैं उनके कुछ जान पहचान के लोग वहाँ पे जो पोस्टेड थे, उनकी मदद से वो अपना फ़ोन अंदर ले गए थे और उनसे वो फ़ोन लेके उन्होंने पूरे अच्छे से उसको फिल्म किया है। तो उनके यूट्यूब चैनल पे वो सारी फुटेज देखने को मिल जाएंगी। अब मैं अपना कैमरा नहीं ले गया, अगर ले जाता भी तो कैमरा है महंगा, अगर वो वहाँ पे जब्त होता। और सीधे वहाँ पे अनाउंस कर दिया जा रहा था कि कैमरा या फ़ोन अंदर अगर पकड़ा जाता है तो वो इलीगल है और आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। तो वहाँ पे कैमरा वही अंदर ले गए या फ़ोन अंदर वही ले गए जिनका पहले से वहाँ पे जान पहचान था। या कुछ भाई लोग जो थे वो फ़ोन अंदर ले गए थे बिल्कुल छुपा के, उन्होंने मोबाइल डेटा ऑफ़ कर रखा था, नेटवर्क सारा ऑफ़ कर रखा था और वो छुपा के ले गए थे। एक फ़ोटोज़ मैंने भी उनके साथ ली है, अगर मुझे वो मिलता है तो मैं इस वीडियोस में डाल दूँगा। बहुत ही खूबसूरत गुफा है, मतलब इतना मेहनत के बाद इस गुफा तक पहुंचना और इसकी खूबसूरती देखना, वाकई सब कुछ सार्थक हो गया। वहाँ पे गुफा के गेट पे लगभग 12 तरह के बिल्कुल रियलिस्टिक फूल लगाए गए हैं। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक के फूल ले आए और लटका दिए। उसके बाद बाबा बर्फानी से होके 2 गुफा और निकलती है छोटी छोटी, जहाँ से बाबा बर्फानी से होके होली वाटर निकलता है। तो मैंने भी होली वाटर भर लिया है केन में पहले से ही नीचे से लेके गया था, क्योंकि केन बिक रही थी तो मुझे लगा कहीं ना कहीं तो वाटर भरने का जो है वो फैसिलिटी होगी। अभी मैं बालटाल के रास्ते नीचे उतर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी चढ़ाई है रास्ते में और इसलिए जो है आपको आवाज़ मेरी ब्रेक होती हुई नज़र आ रही होगी, सांस भी फूलती हुई नज़र आ रही। चलिए बालटाल पहुँच के वहाँ पे आराम से बैठ के बाकी जो जानकारी बच रही है वो वहाँ पे शेयर करूँगा आपसे। रात के जो हैं वो बज चुके हैं 8 और मैं पूरे 3 घंटे लेट हूँ यहाँ बेस कैंप पे पहुँचने के लिए। और इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है खुद बालटाल का रास्ता। बालटाल के रास्ते में इतनी सारी मुश्किलें हैं, इस रास्ते में इतनी ज़्यादा धूल और मिट्टी उड़ रही हैं कि आप बिना प्रॉपर गोगल्स के चल नहीं सकते। और जो जहाँ मैं कल रुका था पंचतरणी में, वहाँ पे क्या हुआ, या तो शायद मेरा गूगल चोरी हो गया या गिर गया। दूसरी जो बालटाल रास्ते की प्रॉब्लम थी वो हुई कि जैसे हम लोग जब पुलिया क्रॉस करने वाले थे उससे कुछ दूरी पहले हुआ यह कि काफ़ी तेज़ बारिश हुई, ऊपर हुई होगी बारिश जहाँ भी हुई होगी, पानी का बहाव इतना तेज़ था और उसने अपने साथ इतने सारे ईंट कंकड़ ले आए कि उसने पुलिया को तोड़ दिया। तो वहाँ पे हमें 1 घंटे का पहले तो रुकना पड़ा और वहाँ पे वो जाम लगा जिसके सामने जो दिल्ली का जाम है वो कुछ भी मतलब बिल्कुल फेल था। बहुत लंबी जाम लग गई, 1 घंटे वहाँ पे वेट किए। फिर आर्मी की टीम में उन्होंने बताया इसे तो फिक्स करने में शाम तक का टाइम लग जाएगा। उसके बाद SDRF की टीम ने हमें एक दूसरा रास्ता दिखाया और वो रास्ता था सबसे डिफ़िकल्ट। और उस रास्ते ने किया भी क्या, जो बालटाल का बेस कैंप का डिस्टेंस था होली केव से वो था लगभग 12 से 14 किलोमीटर, जैसा कि वहाँ पे लोग बता रहे थे। उस रास्ते ने लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ा दिया और जो ट्रैकिंग थी उसकी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। बालटाल का जो ट्रैकिंग है वो 4 किलोमीटर के बाद बिल्कुल डाउनवर्ड में है, लेकिन
वहाँ पे उल्टा हो गया उस रास्ते को लेने के बाद। तो अभी तो नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद पता करूँगा मैं अभी बालटल बेस कैंप से बालटल पहुँच पाऊँगा कि नहीं। अगर बालटल पहुँच जाता हूँ तो वहाँ पे किसी होटल में या अगर वहाँ पे रूम अवेलेबल है तो वहाँ पे जाऊँगा, या फिर यहाँ पे भी काफ़ी सारे कैंप लगे हैं। कैंप से तो मेरा भरोसा ही उठ गया, चार्जिंग का ही कुछ नहीं मिलता है। और एक चीज़ के लिए सॉरी, आज मैंने बिल्कुल ही कम वीडियो बनाई है तीसरे दिन। उसका रीज़न आप सबको पता है, बीच में मैं रेल पटरी में रुका था। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ी चार्जिंग की सुविधा थी, तो वहाँ पे मैंने फटाफट लगाया और चार्ज किया और 10% चार्ज हुआ। बैटरी बिल्कुल डाउन थी, 10% ही चार्ज हुआ और अभी फिर से ये ख़त्म होने वाला है। तो मैं अभी इसे बंद करता हूँ। जो भी आगे की बातें होंगी वो कैंप में या जहाँ पे अगर मैं पहुँच जाता हूँ, जहाँ पे रात में रुकूँगा वहाँ पे चल के बात करूँगा। और अभी चेहरा बिल्कुल ही साफ़ नहीं आ रहा होगा क्योंकि धूप में पूरे चेहरे जले हुए हैं, हाथ भी बिल्कुल लाल हो चुके हैं। और जयपुर वालों का भंडारा कहाँ पर लगता है? जयपुर। तो नीचे आते ही जो है वो कार्ड जो था RFID कार्ड वो जमा हो चुका है, क्योंकि इसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं। और जिनका ऑनलाइन स्लिप है वो भी जमा हो जा रहा है, सॉरी ऑफलाइन जिनका स्लिप है वो भी जमा हो जा रहा है। मेरा तो ऑनलाइन स्लिप है, ये नहीं आई नहीं ID दे दिया मैंने। और यहाँ पे भाई साहब हैं, इन्होंने कई सारी आइडिया कलेक्ट कर रखी है। भाई साहब दिखाइए ID। सारे यात्रियों की लगभग ID कार्ड यहाँ पे जितने आ जाए हैं उनका कार्ड कलेक्ट हो चुका है। आपका नाम क्या है भाई साहब? अरुण सिंह। अरुण सिंह। और आप कहाँ से है जी? कटरा से। कटरा से, जम्मू कटरा।